राजस्थान की सियासत में पिछले दिनों रीट भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जमकर बवाल मचा। यहां तक की बात विधानसभा के अंदर सीबीआई मांग को लेकर भी उठने लगी। सड़क पर भी बेरोजगारों के साथ साथ कई नेताओं ने भी प्रदर्शन किए और ऐसे ही एक नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वो है उपेंद्र यादव, जो बेरोजगारों की लगातार आवाज बने हुए हैं और लगातार विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर उसके अंदर जो धांधली या गड़बड़ियां हो रही है उनको लेकर आवाज उठा रहे हैं। उपेंद्र जी, रीट भर्ती परीक्षा में जिस तरह की धांधली हुई और अब दोबारा सरकार की ओर से घोषित की गई है कि आगामी मई जून के अंदर इस भर्ती परीक्षा को कराई जाएगी, तो अब क्या है इसके अंदर है, क्या मांगे हैं, जो क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कि जो युवा है वो उसको लेकर नाराज है कहीं ना कहीं। देखो, युवाओं में नाराजगी है जिसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम सीबीआई की मांग पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। आज नहीं तो कल सीबीआई की जांच जरूर होगी। बड़े लोग इसमें लिप्त हैं, वो जेल जाएंगे। सवाल यह उठ रहा है कि जो आपने भर्ती की घोषणा रीट की कर दी जुलाई की, 23-24 जुलाई को रीट पात्रता एग्जाम होगी, उसके बाद एक और एग्जाम होगी। जो रूल्स, पंचायत राज रूल्स में जो संशोधन होना है वो आज कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें बताया जा रहा है कि आज वो संशोधन हो जाएगा। क्योंकि पहले कांग्रेस सरकार थी तो 2 एग्जाम होती थी, फिर बीजेपी सरकार उन्होंने 1 एग्जाम कर दी। जब भी रूल्स, जब नियम चेंज होता है, 1 एग्जाम से 2 होते हैं या 2 से 1 होता है, तो वो पंचायत राज रूल्स में संशोधन उनको करना पड़ता है और उनको अप्रूवल कैबिनेट से लेना पड़ता है, जो आज कैबिनेट की मीटिंग में ऐसा होना जा रहा है। लेकिन सेकंड एग्जाम कब होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, बेरोजगारों को पता नहीं। इस संबंध में कल मैं बीडी कल्ला जी शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके मैंने बात रखी है कि प्रदेश के 16-17 लाख लोग परेशान है कि रीट का सेकंड एग्जाम कब होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। हालांकि कह रहे कि सामान्य ज्ञान ज्यादा जोड़ेंगे, मैं भी ये चाहता हूँ ज्यादा सामान्य ज्ञान जोड़े, राजस्थान के बेरोजगारों को ज्यादा फायदा हो। वहीं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की घोषणा कर दी, सेकंड ग्रेड की अभ्यर्थना आरपीसी चली गई, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की अभी तक नहीं पहुंची। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम कब होगी, तीनों भर्तियों की परीक्षा तिथि के साथ विज्ञप्ति जारी हो और तीनों में टकराव नहीं हो, क्योंकि तीनों एक साथ कर दो बेरोजगार किसकी तैयारी करेगा। यह बात कल मैंने शिक्षा मंत्री जी के पास रखी है। इसके अलावा जो गैर जमानती कानून लाने की जो सरकार ने हमारी मांग मानी थी, 24 तारीख को हमने प्रदर्शन किया, तो प्रदर्शन को युवाओं के आक्रोश को ठंडा करने के लिए उन्होंने उस दिन उस कानून के बिल को वहां प्रस्ताव के लिए रखा था, लेकिन अभी तक उस पर बहस नहीं हुई है, नहीं कानून लागू हुआ है। तो हम लगातार मांग करें कि कुछ कानून को जल्द से जल्द लागू करें, जैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, पशुधन सहायिका है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट तमाम एग्जाम होंगे, इससे पहले उसको लागू करें, जिससे अपराधियों में डर हो और किसी बेरोजगार के भविष्य के साथ कुठारघात नहीं हो। हरियाणा ने अभी क्या कहा है कि जो 15 साल से वहां रह रहा है वो सरकारी नौकरी में ही आएगा, अन्य राज्य के अभ्यर्थी। प्राइवेट क्षेत्र में वो 75% वहां के लोकल लोगों को ले रहे हैं। या राजस्थान के अभ्यर्थी बाहर जाते हैं, 20 से 21 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता, शैक्षणिक योग्यता, स्थानीय नागरिकता या भाषा के आधार पर निकाल दिया जाता है। तो राजस्थान के युवा हम लगातार पिछले 2-3 साल से संघर्ष करें, सरकार से मांग करें कि राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दो। आपने 1 लाख भर्तियों की घोषणा कर दी, घोषणा की, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने सुना, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 लाख भर्तियों में हमने ज्वाइनिंग दे दी है, 1 लाख पाइपलाइन में और 1 लाख नई भर्तियां निकाल रहे हैं। तो अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है वहां के जो नई 1 लाख भर्तियां है वो कौन सी विभाग के कितने पदों पर भर्ती आएगी। आप स्पष्टीकरण वर्गीकरण कर दोगे तो बेरोजगार बेचारा तैयारी करने लग जाएगी, मेरी भर्ती आ रही है, और कब उसकी विज्ञप्ति जारी होगी, कब उसकी परीक्षा होगी, कब तक ज्वाइनिंग, एक उनका खाका तैयार नहीं किया सरकार, उसका वर्गीकरण और पूरा खाका विज्ञप्ति सारा कैलेंडर जारी करे, कानून लेके आए, बाहर राज्य का कोटा कम करे। तो और जो लंबित भर्तियां हैं, चाहे वो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 जिसके मुख्यमंत्री ने 2 बार घोषणा की है, चाहे नर्सिंग भर्ती 2013 हो, चाहे वो पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति निकालने की मांग हो, चाहे शिक्षक भर्ती 2012 अधिक अंक वाले मामले सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देने का मामला हो, चाहे स्कूल व्याख्याता में 600 निवासी पद जोड़ने का मामला हो, चाहे पंचायत राज जैन भर्ती के अलावा जो और भी जो मांगे हैं वो सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, अपना वादा पूरा करना चाहिए, जिसके लिए लगातार हम प्रयास और संघर्ष कर रहे हैं। एक जो आपने अभी जैसा कि जिक्र किया कि आपके लंबे संघर्ष के बाद सरकार जो इसको भर्ती जो परीक्षाएं हो रही है उसके अंदर जो नकल है उसके विरोधी कानून लेकर आ रही है, तो आपकी भी कई मांगे रही थी, आपने भी जाके सरकार के सामने जो कमेटी के सामने है वो मांगे रखी थी। क्या वो सारी मांगे मानी गई हैं, क्या उनको कानून के अंदर शामिल किया गया है, या कुछ ऐसी चीजें अभी भी हैं जिनको शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि कठोर से कठोर कानून बन सके। देखो अनीस भाई, जो मांग हमने की थी, सबसे पहले जो मांग उठाई थी अक्टूबर में, 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मुलाकात थी, मैंने ये सुझाव दिया था कि गैर जमानती कानून लेके आए और जो अपराधी पाए उसकी संपत्ति जब्त करो। उन्होंने हमारी मांग को मान ली, 17 तारीख घोषणा कर दी, 18 तारीख को मेरा अनशन तोड़वा दिया। महेश जोशी जो मुख्य सचेतक थे उस समय, उन्होंने घोषणा कर दी हम आपकी मांग मान। लेकिन अब इसमें एक तो कोचिंग है, माफिया है, कोचिंग जो कई कोचिंगों को नाम अभी भी आए थे, तो उसको भी इस कानून में शामिल किया जाए। और जो नकल करता है उसको 2 साल नहीं, उसको आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए, ये भी सुधार करने की आवश्यकता है। कानून को तत्काल पास करवाकर तत्काल लागू करना चाहिए, जिससे आने वाली भर्ती परीक्षाएं साफ सुथरी हो सके। इसके अलावा जो
मंत्री सुभाष गर्ग, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, एक नंबर का झूठा और धोखेबाज मंत्री है, जिन्होंने युवाओं को धोखा दिया है। हमारे समझौता का लिखित में वो बदल गया है और उनके ऊपर आरोप लगे थे पेपर लीक को लेकर। 2012 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस समय भी पेपर लीक हुआ था 9 अक्टूबर 2012 को। उस समय मैंने आरटेट का पेपर दिया था और उस समय भी अध्यक्ष थे, उस समय भी आरोप लगे, अब आरोप लग रहे। भाई आपके ऊपर आरोप लग रहे तो आप इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने जो ओल्ड पेंशन वाला वापस से आपने बहाली की है, कर्मचारियों को शेयर दी है, उससे आप पॉजिटिव हो, लेकिन राजस्थान के लाखों क्या करोड़ों युवा आपके खिलाफ है रीट की वजह से। अब मंत्री पर आरोप लग रहे हैं तो उसको आप उनसे मंत्रिमंडल से हटाइए। हम इस्तीफा मांग रहे हैं, उसको हटाइए और जब जांच कराइए निष्पक्ष सीबीआई से। और मंत्री मोदी जी को कहना चाहूंगा, आरोप मैं भी लगा रहा हूं, तमाम युवा लगा रहे, तो जब तक जांच नहीं हो, आप कह रहे हो कि आरोप से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता आप बड़े लोग हो, लेकिन आप इस्तीफा दे दीजिए ना। आरोप लग रहे तो जांच में साफ स्थिति हो जाएगी। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, सुभाष गर्ग साहब, आपने हमारे साथ धोखा किया है, लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तो उपेन्द्र यादव और युवा तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपके चुनाव होंगे तो आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके खिलाफ प्रचार करेंगे, जीतने तो नहीं देंगे, चाहे हमारी जान न चली जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, आपका सुपड़ा साफ तो करेंगे। आपने युवाओं के भविष्य के साथ धोखा किया है तो आपको तो बख्शेंगे नहीं, आपको तो हरा कर दिखाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इसके लिए हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सीबीआई की जांच के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक जो जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो रीट भर्ती परीक्षा में जिस तरह की धांधली हुई और लगातार जिस तरह के आरोप मंत्री सुभाष गर्ग पे लगे, एक डीबी जारोली का भी नाम लगातार आ रहा है, उनको भी पकड़ने की बात कही गई, लेकिन वो फरार हैं, कहाँ गए पता नहीं किसी। बिल्कुल, वो भी इनके मित्र है, उनको पकड़िए, बताइए। उन्होंने बयान दिया था राजनीतिक संरक्षण, तो बताइए इनके साथी रहे हैं, वो भी बहुत क्लोज रहे, तो वो बयान जब पकड़े जाएंगे साथी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समय बलवान होता है। कोई भी, चाहे मैं ही हूं, मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो मेरा भी एक दिन पतन निश्चित है। कोई भी होगा जो गलत करेगा उसका पतन निश्चित होगा, क्योंकि युवा बेरोजगार जो लेवल 2 की भर्ती रद्द हुई है, वो बहाल के लिए कितने रोए, कितने वो बहनों रो रही थी, कितने आंसू आ रहे थे। लेवल फर्स्ट वाले जो अब कट ऑफ कितनी ऊपर जा रही है, जो लोग वंचित रह गए वो रो रहे हैं। आज हालात क्या है, आज कितनी बददुआ उनकी लग रही होगी जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, जिन्होंने बड़ा गंदा खेल खेला है, तो वो उनकी बददुआओं से बचकर नहीं रहेंगे। पतन तो निश्चित होगा जिन्होंने इनके भविष्य के साथ कुठारघात किया है, धोखा किया, खेला है। एक जो रीट लेवल 1 को लेकर भी चर्चा चल रही है, क्योंकि उसके अंदर जिस तरह से हाई कट ऑफ गई, उसके बाद कुछ और भी उसके अंदर जो प्रक्रिया हुई, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी उसके अंदर दस्तावेज जो वेरिफिकेशन है उसका काम चल रहा है। तो क्या उसके अंदर भी कुछ इस तरह की आशंका है? देखो, कई खेल प्रमाण पत्र फर्जी बना रहे हैं, कई लोगों के नंबर कम है, उनका भी नाम आ रहा है। तो मैं तो सरकार से मांग करता हूँ, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, सबके लिए, इसके लिए अलग से कानून बनाओ, इनको भी जेल में डालिए, इनको भी गैर जमानती कानून, जिनको जेल में डालिए हमेशा के लिए डिबार करिए, बाहर करिए। तो इसको जो जितने फर्जी वाड़े के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी होगी। आपने कहा कि हम एक एसओजी के एक सेल का गठन कर रहे हैं, तो आप यह नहीं प्रत्येक जिले में करना चाहिए। और अभी 25 सुझाव मैं कार्य विभाग के जो सेक्रेटरी है हेमंत गेरा जी को देख के आऊँ, जो जस्टिस विजय व्यास जी वाली जो एक कमेटी बनी थी, मुख्यमंत्री जी ने गठन किया था, उनके तक मैंने 25 सुझाव पूछे हैं प्रदेश के बेरोजगार से। यदि उनको लागू किया जाता तो आने वाले समय में भर्तियां बच सकती है और युवाओं बेरोजगार का सपना साकार हो सकता है। एक लगातार जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी एक सवाल उठ रहा है कि जो एक इस प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्योंकि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हाल ही में शायद पटवारी के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक विरोध है। देखो, नॉर्मलाइजेशन है, कई ऐसी प्रश्नों का मामला है, भर्ती रद्द हो जाती है न्यायालय में जाकर, मनमानी या अधिकारी कर रहे हैं। तो लगातार हमने एक मांग की थी, सरकार एक छात्र संघ आयोग बनाए या युवा बोर्ड बेरोजगारों को दो। जब हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था, यह कहा था बोर्ड बेरोजगारों को देंगे। मैंने लिखित में भी दे दिया, उपेन्द्र यादव मत दो या और किसी को दे, जिससे बेरोजगार अपनी बात रख सके कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, किसनो क्या विवाद हो, अपनी बात तो रख सके। सीताराम लांबा जी को बना दिया, जो राजस्थान के युवा जानते नहीं सीताराम लांबा जी कौन है। ये क्योंकि युवा बोर्ड आपने जाति के आधार पर केस कला बोर्ड, मगरा बोर्ड, अलग अलग बोर्ड बना दिया, लेकिन समस्त जाति के लोग, धर्म के लोग, युवा बेरोजगार जो आज भटक रहे हैं, उनको बात रखने का स्थान नहीं है। तो कम से कम एक ऐसा छात्र संघ आयोग बनाना चाहिए जिससे ना उपेन्द्र यादव की जरूरत पड़े, ना बेरोजगार एकीकृत महासंघ की जरूरत पड़े। वो आयोग हो तो वहां जाकर अपने बेरोजगार अपनी बात रख सके। अभी हाल फिलहाल में एक बहस भी चल रही है कि इन सब चीजों को जाति धर्म के जो इनका समीकरण होता है उनसे दूर रख के इनको और अच्छी तरीके से जो योग्य लोग हैं उनको कहीं ना कहीं रखना चाहिए। तो एक आप
आपसे एक हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से एक सरकार किस तरह के ठोस कदम उठाए जिससे इस तरह की गड़बड़ियां रुके और सुचारू रूप से सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा सके। देखो, मैंने सुझाव 25 दे दिए कमेटी को। बाहर राज्य का कोटा भी कम हो, हर जगह जो एक एसओजी के एक सेल बने जहाँ कोई भी अभ्यर्थी कभी फ़ोन कर दे, हेल्पलाइन नंबरों शिकायत कर दे कि भैया ये पेपर बेचने की बात कर रहा है, ये डिग्री डिप्लोमा लेके आ रहा है, तो उसको ट्रेस करो, उसको जेल में डालो एग्जाम से पहले। जो सारी चीज़ ये भी करे। कई सुझाव दिए कि परीक्षा केंद्र गृह संभाग से दूर नहीं होना चाहिए, वहाँ सरकारी व्यक्ति की नौकरी लगनी चाहिए, जो गड़बड़ी करता है उसको बर्खास्त करना चाहिए। बहुत सुझाव दिए हुए हैं, यदि उनको लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये रुक सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण एक चीज़ और बता दूं कि युवाओं के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। युवाओं के नाम पर कोई भी किसी पार्टी का व्यक्ति नेतागिरी कर रहा है कर लो, लेकिन जब चुनाव आएंगे तो यही युवा जवाब देंगे, क्योंकि युवा का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होगा 2023 में। ऐसा नहीं है जो युवाओं को जो अब ज्ञापन नहीं ले रहे हैं, युवाओं को कह रहे भाग जाए यहाँ से, पन्ना उठा के ले आता। मुझे नहीं लगता कि कहीं नेता जो वोट मांगने जाए वो आगे पीछे लट लेके युवा पीछे दौड़े। ये स्थिति नहीं बन जाए, क्योंकि युवाओं में आक्रोश है, वो आक्रोश इकट्ठा हो गया है और वो आक्रोश जब फूटेगा तो उसका नुकसान नेताओं को उठाना पड़ेगा। अभी भी कहता हूँ युवाओं के नाम पर राजनीति नहीं की, युवाओं की सुने, उनकी बात सुनकर उनकी समस्या का निस्तारण करना चाहिए। युवा महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ बता दूँ, 2023 में युवा बड़ा उलटफेर करेंगे यदि बेरोजगार की मांगों को नहीं माना, क्योंकि पूरे प्रदेश में युवाओं की यात्रा भी मैं निकालूंगा युवा जागरूक और युवाओं को जगाने के लिए, क्योंकि हम एकजुट होंगे और लड़ेंगे। कुल मिलाकर उपेंद्र यादव का कहना है कि युवा कहीं ना कहीं आगामी साल में जो कि विधानसभा चुनाव 2023 होगा राजस्थान के, उसके अंदर एक अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि बेरोजगार कहीं ना कहीं परेशान हैं, हताश है और वो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में निकलेगी। मैं अनीश शेखर, कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ द फैक्ट इंडिया।